सच में सलोनी, मेरे दिल की धड़कन ही बहुत बढ़ी हुई है। अचानक से इस तरह रिश्ता आ जाना, मैंने तो अभी तक शादी के बारे में सोचा भी नहीं था और पापा भी मेरे सर पर बम फोड़ दिए। मम्मी पापा ने सिर्फ 2 साल का समय मांगा था ताकि मैं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ डिसाइड कर सकूं, कुछ बन कर सकें। शादी में तो एक ना एक दिन करनी ही थी, पर पता नहीं मेरे पापा को कहीं की जल्दी पड़ी हुई थी। अरे मेरी जान, तू फिक्र कर रही है? महेश भैया बता रहे थे कि लड़का बहुत ही हैंडसम है और तेरी तोपें बहरा हो गई हैं। इकलौता बेटा है, अपने परिवार का करोड़ों की संपत्ति है, उनकी रानी बनकर राज करोगी वहाँ पर। और मेरे अपने फ्यूचर का क्या सलोनी? मैंने अपने लिए कोई सपना देखा था, मुझे मॉडल बनना था, मुंबई जाने के बारे में सोच रही थी। तू जानती है मेरी फोटोग्राफर बिजनेस से बात भी हो चुकी है, लेकिन अचानक से पापा ने की शादी की बात बीच में लाकर खड़ी कर दी। अगर हम सफ़र अच्छा होता तो सपने भी छुट्टियों में पूरे हो जाते हैं। अब मेरी फैमिली तो वैसे भी मॉडल सोच वाली है, उनमें से मिली नहीं है। और जितना भैया हैं और आंटी जी ने मुझे उनके बारे में बताया है, मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है, फैमिली बहुत अच्छी है। जिस लड़के ने खुद की पढ़ाई कैलिफोर्निया में हुई है तो उसकी सोच कैसी होगी? तू एक बार उसे अपने बारे में बताना कि तू क्या करना चाहती है। तू देख लेना, वह तुझे कभी मना नहीं करेगा। अम्मा, तुम इतना मुंह चला रही हो ना क्योंकि तुम्हारी अभी शादी नहीं हो रही है। तुम अपने सपने खुलकर जी सकती हो। मुझसे पूछो, जिसकी आने वाले 15 दिनों में शादी होने वाली है। नम्रता, सलोनी बेटा, दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ, शॉपिंग के लिए चलना है। चलो अपने जनाजे की तैयारी करती हूँ। नम्रता कितना निगेटिव सोचती है यार तू। तेरी लाइफ में इतना अच्छा लड़का आने वाला है, तेरी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है, और एक तू है इस तरह की बातें करती है। हाँ तो जाकर तू ही कर लेना उससे अच्छे लड़के से शादी। मेरा मन नहीं है शादी करने का, जी तो कर रहा है भाग जाऊं। मेरी जान, ऐसा करने का सोचना भी नहीं। तुम नहीं जानती हो घर वालों की कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी होती है। भोपाल, कुष्मा देवी ने अपना श्रृंगार अगर हो गया हो तो कृपया करके नीचे पधारने का कष्ट करे। देखो बुढ़ऊ, तुम मुझे ढंग से तैयार हो जाने दिया करो। मेरे पोते की शादी होने वाली है, पूरे एमपी को पता तो चलना चाहिए कि शादी किसकी हो रही है। अगर मैं ऐसे ही बाजार चली जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? कुष्मा देवी जी, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? हाँ हाँ हाँ, अभी तो तुम बस 30 साल की ही हो। अब तुम्हें फिर से वही बोलोगी कि तुम्हारी शादी तो 9 साल की उम्र में ही हो गई है। तो 20 के थे और मैं 9 साल की थी। मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ। सुन 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 के ते इतने साल बीत गए हैं। माँ पापा, अगर आप दोनों का हो गया हो तो हम लोग मार्केट के लिए निकले। नीलिमा बहुत देर से इंतज़ार कर रही है। हाँ बेटा चल, उस बुढ़ऊ के पास तो कोई काम ही नहीं है, बस मेरे अंदर कमियां निकालते हैं इनको। माँ पापा, माँ मैं इतना परेशान हूँ। बेटा जब तक तेरी माँ के 4 बातें नहीं सुन लेते हैं तेरा खाना ही नहीं हजम होता है। क्या पापा, आप भी कमाल करते हो। अभिमन्यु कब से गाड़ी में रैली है, जगह बहुत मुश्किल से उसे मना कर ले कर आए हैं। आप तो जानते हैं ना उस मार्केट में कितनी भीड़ है। ऑफिस में जाने को भी तैयारी नहीं था, बड़ी मुश्किल से बुलाया है, सिर्फ 2 घंटे के लिए आया है। इतने में ही जल्दी से कपड़े पसंद कर लेने हैं, जेवर पसंद कर लेते हैं, वरना वह लड़का दोबारा बाजार नहीं जाने वाला। अरे मैं तो कह रहा था कि सारा सामान घर पर ही मंगवा लो, लेकिन एक तेरी माँ और एक तेरी बीबी दोनों को मार्केट में जाकर सामान पसंद करना है। अभी तू ऐसा मुंह बनाकर गाड़ी में क्यों बैठा हुआ है? देखो आंटी और दादी भी आ गए हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा ले यार, तेरी शादी हो रही है। तू तो इस बार तरह बोल रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तू अच्छी तरह जानता है ना कि ना तो मुझे शादी का कोई इंटरेस्ट है और ना ही मुझे
सपनों की दुनिया से बाहर निकला। आज की हकीकत यही है कि तेरी शादी नम्रता से होने जा रही है। इसी ही अपनी किस्मत बनाकर अपना ले, वरना घर वालों को बहुत बुरा लगेगा। अंकल जी की जिगरी दोस्त की बेटी है, वह देखते नहीं अंकल जी के चेहरे पर कितनी खुशी है। उन्होंने बहुत भरोसे से तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ तय की है। अब अगर तू यह बोलेगा कि तू किसी और लड़की को पसंद करता है तो वह शादी नहीं करेगा, तो उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। और उस पर भी जब तू यह बताएगा कि तू जिस लड़की को पसंद करता है तो उसे पिछले 1 साल से ढूंढ रहा है, पर वह तुझे, तो उसे गुस्सा भी तुझ पर बहुत आएगा। अभिमन्यु अपने हाथ में एक पायल लेकर उसे बहुत ध्यान से देखता है। जगत वह पायल उसके हाथ में लेकर वापस उसकी जेब में रख देता है। फिर से कह रहा हूँ, उस सपने को भूल जा। पता नहीं वह लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी। दिल्ली में तूने उसे एक नज़र देखा क्या कि दीवाना हो गया पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। मेरे भाई, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे सच को स्वीकार करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, नहीं तो पता है तो क्या करूँ। अभिमन्यु की फैमिली और नम्रता की फैमिली एक साथ मार्केट पहुँचते हैं। सलोनी नम्रता का हाथ पकड़ कर कहती है, तेरे ससुराल वाले आ गए, चलना, तुझे अपने होने वाले जीजा जी को देखना है, सुनना है। बहुत हैंडसम लगते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू ही जाकर देख ले। कितनी बुरी है यार, तू यहीं पर खड़ी रह, मैं खुद जाकर देख लूँगी। तभी सलोनी का फ़ोन बजना शुरू कर देता है। अरे यार, मैं तो भूल ही गई, आसमान की माँ का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट का मुझे उन्हें लेकर जाना है। सॉरी यार, मैं तेरी शॉपिंग में हेल्प नहीं कर पाऊँगी। फ़िलहाल तेरे ससुराल वाले हैं, उनके साथ तू आराम से शॉपिंग कर, जीजा जी से मुलाकात भी कभी कर लूँगी। तू देख ले, गलती कर रही है सलोनी, मैं तुझे इसलिए लेकर आई थी, लेकिन तू मेरी मदद कर दे। अब तू जा रही है, माँ की बात यार, वरना तू जानती है कि तू तो मेरी जान है, मेरी धड़कन है, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। अच्छा ठीक है जा, पर पहले तू थोड़ा सा मुस्कुरा। दयानंद जी, आप लोगों यहाँ पर आए हमें बहुत अच्छा लगा, साथ भी अभिमन्यु बेटा भी आया है। हमें तो लगा था कि शायद आप लोगों को वक्त ही नहीं मिलेगा यहाँ आने का। ऐसे कैसे नहीं आते भाई, हमारी बहू के लिए हमें कपड़े पसंद करने हैं, तो हमें तो यहाँ पे आना ही था। हाँ, सबसे ज़्यादा तवज्जो अगर किसी की बात की है तो वह हमारे अभिमन्यु साथ में आया हुआ है। नम्रता बेटा आइए, वहाँ पर क्यों खड़ी हो आप। एम्पायर बम पर बनाकर वहाँ से चला देती है। नम्रता की माँ सुनिधि जी कहती हैं, ऐसे खड़ी क्यों हो, पैर छू ले। अभिमन्यु का दोस्त विशाल कहता है, तू पीठ करके क्या खड़ा है, तुझे तो लड़की अच्छी लग रही है, एक बार देख ले। मुझे नहीं देखना, तू ही देख, तुझे पसंद आ रही हो तो तू ही शादी कर ले। ज़्यादा नखरे मत कर, कुछ दिनों बाद किसी के साथ पूरी ज़िंदगी रहना है, एक बार देख लेना तो कुछ बिगड़ नहीं जाने वाला है। और मेरा पहले से ही चक्कर है, तू जानता है, जूते खिलाएगा क्या। अभिमन्यु के दादाजी उसे अपने पास बुलाते हैं। विशाल कहता है, जा, आप कैसे मना करेंगे। अरे बेटा, यहाँ पर आकर बैठिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ मोबाइल रख दो, पूरे दिन इसी मोबाइल में लगी रहती है। नम्रता एक नज़र अभिमन्यु की तरफ देखती है, लेकिन अभिमन्यु उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता है। वैसे सलोनी कह तो सही रही थी, लड़का तो हैंडसम है, पैसे वाला भी है। इस घर में शादी करने के बाद मैं रानी बनकर राज करूंगी, लेकिन मेरे सपने का क्या, मुझे मॉडल बनना है। सलोनी ने कहा था, एक बार अभिमन्यु से बात करके देखना, वह इतना मॉडर्न है, मेरी बात ज़रूर मान जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखकर तुझे ऐसा लग रहा है कि वह बातें भी मानता है। अगर उसकी फैमिली में मुझे मॉडल बनने में मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी। नीलिमा नम्रता के पास जाकर बैठ जाती है और उसके सर पर हाथ रख कर कहती है, हमारी गुड़िया किन ख्यालों में खोई हुई है जानती है सुनिधि जी। मेरी बहुत चाहत थी कि मेरी एक बेटी हो, लेकिन अभिमन्यु के जन्म के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं कभी दोबारा
माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैं अपनी बहू को ही अपनी बेटी मानना चाहती हूँ। तुम कभी यह मत सोचना कि तुम अपने ससुराल जा रही हो, बस यही सोचना एक माँ बाप को छोड़कर दूसरे माँ बाप के पास जा रहे हो। सुनिए जी, इन लोगों की बातें से तो ऐसा लगता है जैसे यह हमारी गुड़िया को रानी बना कर रखेंगे। बस अब हमारी यह पगली कोई गड़बड़ ना कर दे। मुझे तो परिवार बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि यह अग्रवाल फैमिली बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तो अभिमन्यु को अपने दामाद के रूप में पसंद किया है। अब बस मेरी यह नालायक बेटी कोई गलती ना कर दे, उसके सर पर जो मॉडल बनने का भूत सवार है ना वह किसी तरह उतर जाए, एक बार यह शादी हो जाए बस। सभी लोग शॉपिंग करते हैं। अब मन्नू की दादी कहती है, मुझे लगता है अब खरीदारी लगभग पूरी हो गई है। ऐसा कर अभी बेटा, तू नम्रता को लेकर नीचे ले जाके शॉपिंग में चला जा। दोनों दोस्त थोड़ा सा वक्त एक दूसरे के साथ बिता लो। विशाल धीरे से मुस्कुरा कर कहता है, लो दादी ने जलने पर नमक छिड़क कर दिया। एक तो वह वैसे भी यहाँ नहीं रहना चाहता, ऊपर से वह लड़की के साथ ही भेज रही है। अभिमन्यु घूर कर विशाल की तरफ देखता है। विशाल चेहरा नीचे झुका लेता है। विशाल आगे नहीं बढ़ता है। कुसुमा जी चिल्ला कर कहती हैं, तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? मैंने कहा ना नम्रता को लेकर नीचे जा। विशाल तुरंत नीचे चला जाता है। नम्रता भी उसके पीछे पीछे जाती है और मन में सोचती है, या तो अपने घर वालों की हाथ भी की कठपुतली है। उसकी दादी नहीं से चिल्ला कर बोला और ही तुरंत चल दिया। नम्रता बेटा, मुझे नहीं लगता है कि यह फैमिली मुझे मॉडल बनने देगी। दोनों नीचे चले जाते हैं और ना ही अभिमन्यु कुछ बोलता है और ना ही नम्रता कुछ बोलती। इसके पहले ही सलोनी का फ़ोन आ जाता है। नम्रता थोड़ा दूर हटकर उससे बात करती है। तुम्हारी जीजा जी से कोई बात हुई क्या? तुमने अपने सारी साड़ियाँ पसंद कर ली? जीजा जी ने तुम्हारे लिए कितनी साड़ी पसंद की? मुझे सब के पिक्चर सेंड करना। मेरी माँ चुप हो जा, एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लेगी। सवाल मुझे देने देगी या नहीं? साड़ी तो पसंद हो गई है, लेकिन तेरे जीजा जी ने भी पसंद नहीं है कि सब उसकी दीदी और माँ को पसंद की है और हम दोनों एक साथ कॉफ़ी। तुम्हारा जीजाजी मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे ही शुरुआत करनी होगी। हाँ जा, मेरी शेरनी बात कर ले और अपने मॉडल बनने वाली बात पहले ही कर लेना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना रहे। बातें तो तब करूँगी महारानी जब तुम फ़ोन रखोगी। मुझे फिजूल से बोलने की आदत नहीं है। अजीब इंसान है, अपनी होने वाली पत्नी से बात करने आया और बोल रहा है फिजूल में बोलने की आदत नहीं है। कुछ समय बाद हमारी शादी होने वाली है, हमें पूरी लाइफ साथ में स्पेंड करनी है। अगर हम कुछ बातें कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता अभिमन्यु जी की या फिजूल की बातें पूरी ज़िंदगी साथ में रहना है। बात करने का बहुत वक्त मिलेगा। इस वक्त मैं इस पॉइंट डील कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी आपसे बात करना है। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नज़रों में। मेरे लिए हर रिश्ते की अहमियत और हर वक्त के रिश्ते को उसकी अहमियत बताता भी हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जानना है कि हर चीज़ की अहमियत सिर्फ पैसे से ही है। आप ही मुझसे बताइए, अगर मैं शादी के बाद आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाऊँगा तो क्या आप मुझसे खुश रहेंगे? आज आप मुझसे बोल रही हैं कि मैं आपसे कुछ बात करूं, कल जब मैं आपकी ज़रूरत नहीं पूरी कर पाऊँगा तब आप ही मुझसे बात नहीं करोगी। इसलिए मैं उस वक्त काम में व्यस्त हूँ जिस काम में हमारा फ्यूचर बन सकता है। अरे मेरी जान, आज शॉपिंग कितनी करके आई हो? ज़रा हमें भी तो बताओ। तुम्हारे ससुराल वाले ने कितना सब कुछ दे दिया है तुम्हें, और सबसे पहले हमें हमारे जीजा जी की फ़ोटो दिखाओ। तभी तक तो हमने सिर्फ महेश भैया के मुंह से उसकी खूबसूरती सुनी है। हैंडसम होने का मतलब यह नहीं कि इंसान अंदर से भी अच्छा हो। सच बताऊं सलोनी, मुझे तो यह अभिमन्यु बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। कितना अकड़ के बात करता है। उसकी दादी ने हम दोनों को अकेले कॉफ़ी शॉप में
बात करने के लिए भेजा और जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझसे कह दिया कि वह फिजूल में बात नहीं करता। मुझे तो वह बहुत ही एरोगेट है। अभी शुरुआत है ना, जब तुम दोनों साथ में रहोगे तो सारी बातें नॉर्मल हो जाएंगी। मुझे तो नहीं लगता है कि कहने पर मैं उससे अपनी मॉडल बनने की बात कहने के लिए गई थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर मेरे शब्द से अंदर ही रह गए। जिस इंसान के साथ मैं एक सेकंड बैठकर बात नहीं कर सकती हूँ, उसके साथ साथ मैं पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकती हूँ? मैं कैसे बताऊँ अपने घर परिवार की? मैं उसे क्या कह तुमसे अभी अभी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। अभिमन्यु के साथ मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ। पहले ड्रॉ मैं अपने तक ही रखना। तुम्हारी माँ को भी मैंने बता दिया था कि पूरी बिरादरी में नाक कटवाने के बारे में सोच रखा है। इस लड़की ने हमारा सबसे करना कांड बांटा दिया गया है। सबको पता चल गया है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। अब तुम कह रही हो कि तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती, और यह शादी तो तुम्हें करनी ही होगी नम्रता, और आज के बाद तुम इस घर में कभी बाहर निकलोगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। सलोनी, तुम समझदार हो बेटा, इसे समझाओ कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है। इतने बड़े परिवार का इकलौता बेटा है, महारानी बनकर आज राज करोगी। इस घर में हर किसी की किस्मत में अभिमन्यु जैसा लड़का और उसके जैसा परिवार नहीं होता है। हम वह नहीं कह पाते पापा, लेकिन हमें लगता है शायद अभिमन्यु भी हमें पसंद नहीं करता है। खबरदार बदतमीज लड़की, अगर आज के बाद दोबारा यह शब्द अपने मुंह से भी निकाला तो तू जानती है इस लड़के के पीछे इस शहर के लाखों लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी हैं। वह तो हमारी दोस्ती है उसके दादाजी के साथ, मैं जिसकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते के लिए मंजूरी दी है। अगर तुम इस फैमिली में शादी करके भी नहीं जा पाई ना, तो समझ लेना कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। सलोनी कहती, अंकल जी आप नाराज़ मत होइए, हम नम्रता को समझा लेंगे। आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं कहेगी। क्या कर रही है अच्छी तरह जानती है ना अंकल जी के गुस्से को, फिर भी इस तरह की बातें करती है। तो क्या करूं, इन लोगों की स्वार्थ की वजह से अपनी ज़िंदगी की बलि चढ़ा दूं? जब मैं नहीं जानती कि पापा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस रिश्ते को करना चाहते हैं, क्योंकि अब मन्नू की फैमिली भोपाल की एक प्रतिष्ठित फैमिली है। उसके साथ नाम जोड़कर पापा के बिजनेस को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अपने फ़ायदे के लिए बात नहीं कर सकते हैं ना। मैं समझ गई हूँ ना कि मुझे पसंद नहीं करना है, मैं भी उसे पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी मैं क्यों करूँ? मेरी जान, आजकल लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तू ऐसा कर, जीजा जी का नंबर मुझे दे, मैं उनसे बात कर सकती हूँ। क्या बात करूँगी, तो उनसे बहुत ही नक चढ़े हैं, वह देख लेना। तुझसे भी बात नहीं करेगा। ठीक है बाबा, वह जैसा भी हो मुझे नंबर तो दे, देखती हूँ मुझसे बात करते हैं या नहीं। अगर करेंगे तो मैं तेरे बारे में। सलोनी अभिमन्यु का नंबर लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है और मन्यु का नंबर लगाती है। अननोन नंबर देखकर मन्यु कॉल रिसीव नहीं करता है, लेकिन सलोनी बार बार उसे कॉल करती रहती है। आखिरकार अभिमन्यु कॉल अटेंड कर लेता है। हेलो, क्या अभिमन्यु अग्रवाल बोल रहे हैं? जिसका नंबर लगाया है बोल तो वही रहा होगा ना। अजीब बात है, सच कह रही हैं नम्रता बहुत ही खड़ूस इंसान है। मैं सलोनी नम्रता की फ्रेंड बोल रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आपको दूसरों से फिजूल की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी क्या करूँ, आप मुझसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर सलोनी के पास कैसे पहुँचा। ज़रूर मेरे घर वालों ने दिया होगा, क्योंकि मैं हर किसी को अपना नंबर नहीं देता हूँ। अब अगर आपको फ़ोन भी कर रहा हूँ तो कुछ बोलना है जल्दी बोलिए। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी नम्रता पसंद है तो आप इस शादी के लिए इनकार कर दीजिए, क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। इसके भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं, वह पूरे
मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकता। इस शादी का सपना मेरे पापा और मेरे दादाजी का है, जो मेरे लिए मेरी हर ख्वाहिश से बढ़कर है। आपका वक्त ख़त्म हुआ, शादी में मिलते हैं। सही कह रही थी नम्रता, यह तो बहुत ही अजीब इंसान है, ढंग से किसी से बात भी नहीं करता। बेचारी नंबर 23 के साथ कैसे रहेगी? और क्या कहा उसमें कि क्या शादी उसके दादाजी और पापा जी का सपना है, जो इसके लिए कभी भी ख्वाहिश से बढ़कर है? उसका मतलब सच है या नम्रता को पसंद नहीं आता है, फिर अपने दादाजी और पापा जी से शादी करा रहे हैं? अगर मैंने इस बात नम्रता को बता दूँ तो वह खुद दुखी हो जाएगी, इसलिए बेटा सलोनी, यह बात तो सिर्फ अपने तक ही रखोगी। आखिर वह दिन भी आ जाता है जब अभिमन्यु की बारात नम्रता के दरवाजे पर आ जाती है। चारों तरफ खुशियों का माहौल रहता है। सुनिधि जी की सुधीर जी और नम्रता के भाई बारातियों में जमकर स्वागत करते हैं। अभिमन्यु दूल्हा बनकर सुंदर लग रहा था। सबकी नज़र उसी की तरफ थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी। विशाल उसे बार बार हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हंसने की वजह से उसके मयंक जी, आखिर यह दिन भी आ गया। विश्वास नहीं होता, अब हम समधी बनने वाले हैं। तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि हम बारात लेकर अपने दरवाजे पर आए हैं। अब जल्दी से अपनी गुड़िया रानी को बुला लीजिए ताकि यह। हाँ जी भाई साहब, माँ जी कब से बेचैन हो रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम ही चले कर नम्रता को नीचे ले आते हैं। अब तो हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा। नम्रता की माँ सुनिधि जाकर वह कहती है, आप लोग क्यों परेशान होते हैं, मैं जानती हूँ ना, उसे लेकर आती हूँ। और उसकी वह दोस्त है ना जो उसकी जान है, हम दोनों से ले जाएंगे आप। सुनिधि जी दौड़कर कमरे में जाती और दरवाज़ा बंद करके सलोनी से कहती, अब तक वह लड़की नहीं आई है ना, उसने कहा था कि 2 घंटे में वापस आ जाएगी। बारात दरवाजे पर आ गई है। यह सब क्या हो रहा है? सलोनी, अगर नम्रता नहीं आते हैं हम क्या करेंगे? नम्रता के पापा मुझे और नम्रता दोनों को जान से मार देंगे। वह अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नम्रता पता नहीं कहाँ है। वह 2 घंटे से वापस आ जाएगी। ऑडिशन लेकर अभी तक वापस नहीं आई है। वह हम दोनों ने तो सिर्फ इसलिए भेजा था ना ताकि वह सपना जी सके। उसी ने कहा था कि आज ऑडिशन दे देंगे और कुछ दिनों बाद उसका रिलेक्शन हो जाएगा। तब तक अभिमन्यु से बात कर लेंगे, उसकी फैमिली से बात कर लेंगे। वो लोग बहुत ही अच्छे, मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर वह नहीं आई तो क्या करेंगे? अब तो मुझे डर ही लग रहा है। और दोस्तों, आपको ये कैसा लगा? बाय बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जो लोग न्यू हैं। बाय बाय।